आईपीओ बाजार से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर का जवाब आपको मिलेगा सिर्फ इसी मंच पर। आईपीओ हो तो ऐसा। ग्रे मार्केट प्रीमियम है, ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं, एक्सपर्ट का व्यू क्या है, मैनेजमेंट क्या कह रही है, कहीं कोई पेज तो नहीं है, कितना हिस्सा जो है वो फ्रेश इशू का है और कितने पर जो है हम देख रहे हैं कि वो फ्रेश इशू का हिस्सा नहीं है। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। हर्ष हमारे साथ तमाम नंबर्स, तमाम आंकड़े, तमाम जानकारी जो है माफ़ कीजिएगा लेकर के आ चुके हैं। और हर्ष, शुरुआत कहाँ से करना चाहेंगे? जी, आज की जो दमदार धमाकेदार लिस्टिंग हुई, हाईवे की तरह, जैसे कहा जाता है कि रफ्तार से गाड़ी दौड़ती है, वही हाईवे की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और आप देखिए, इशू प्राइस जो था वो 70 रुपये था। बीएससी पर जो लिस्ट होता देखा 170 रुपये, यानी कि 67.14% के लिस्टिंग गेंस निवेशकों को हुए हैं। एनएससी की बात करें तो हाईवे इंफ्रा 115 पर लिस्ट हुआ है और करीब करीब आप देखिए 60% के यहाँ पर भी लिस्टिंग गेंस होते हुए दिखे। पहला आईपीओ, बाकी 2 आईपीओ जो खुले उसके ऊपर हम लोग फिर इसके बाद चर्चा करें। हाँ, धमाकेदार लिस्टिंग जिसके बारे में जो है आज सुबह भी हम लोगों ने थोड़ी सी बात की थी। अब जरा आस्था मैम का व्यू जानना इस पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दर्शक जो है वो आस्था मैम ये तो है कि मतलब आपकी जो ब्रांडिंग और जो इमेज है ना, वो आईपीओ का जिक्र आते ही मतलब पहला नाम जो आता है वो आस्था जी का आता है। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मैम आज की इस लिस्टिंग के बाद? क्या करना चाहिए और क्या अभी बने रहें या फिर इतनी अच्छी लिस्टिंग हुई है प्रॉफिट बुक कर लें? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है ये, और जब ये आईपीओ आया था तभी ये प्राइस टू जो अर्निंग मल्टीपल था वो 22 पे आया था, और वहां से जो हमने एक अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखी है। तो अब जो इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल यहाँ पे फॉर्म हो चुका है वो लगभग आप मानिए, क्योंकि अभी ये जो प्राइस कोट कर रहा है वो उस हिसाब से 40 का हो चुका है। अब 40 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल थोड़ा सा अब इस इशू को थोड़ा सा एक्सपेंसिव बना देता है, बहुत ज्यादा नहीं मैं बोलती, लेकिन इसलिए थोड़ा मुनाफा जरूर वसूल करें। देखिए, मैं आपको एक और चीज बोलती हूँ, कभी कभी क्या होता है कि फंडामेंटल्स एक तरफ अलग रह जाते हैं और जब कोई स्टॉक दौड़ने लगता है तो उसमें आगे की कुछ फाइनेंशियल्स को लेके और डिस्काउंट हो जाता है, और वो कुछ आगे की ऐसी प्रोजेक्शंस रहती है जिसकी वजह से स्टॉक भागने लगता है, और वो सबको मतलब हम बोले तो हम एनालिस्ट उसको प्रोजेक्शंस को निकालते हैं, तो उस वजह से भी कभी स्टॉक भागता है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि जब हम कहते हैं कि प्रॉफिट बुक करें तो वैल्यूएशंस वगैरह काफी इसमें ओवर हो जाते हैं, तभी हम बोलते हैं कि कुछ मुनाफा वसूल कर लो। लेकिन अगर आगे की फाइनेंशियल्स और भी अच्छी आने वाली है तो डेफिनेटली फिर वो स्टॉक भागेगा। तो यहाँ पे मैं अभी जो देख रही हूँ वो वैल्यूएशन के हिसाब से अब काफी ये तेज हो गया है, तो अभी इसमें पार्शियली प्रॉफिट जरूर बुक करें, छोड़े नहीं, क्योंकि आज की 75% ऊपर की लिस्टिंग मायने रखती है। 75% का प्रीमियम कम नहीं होता, और ये कंपनी की ऑर्डर बुक भी यहाँ पे ठीक ठाक है। तो मेरे हिसाब से करंट लेवल पे पार्शियली जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन बात ये है कि ये अभी भी शायद सर्किट पे चल रहा होगा, क्योंकि आज जब मैंने लास्ट इस पे ट्रैक किया था तब तो ये अपर सर्किट में लॉक था बिल्कुल। तो अगर इसका सर्किट खुलता है तो थोड़ा मुनाफा जरूर वसूल करें। और जो छोटी कंपनीज आती हैं, अमूमन हमने जो देखा है 200 करोड़ 250 करोड़ से नीचे की जो इश्यू साइज की कंपनी आती है वो ट्रेड टू ट्रेड में लिस्ट होती है। तो जब ट्रेड टू ट्रेड में लिस्ट होती है तब इस तरह के एक्सेप्शनल मूव्स भी हम देखते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा भी अगर इसमें सर्किट हटता है तो पार्शियली मुनाफा जरूर वसूल करना चाहिए। नहीं, प्रॉफिट बुक तो कर ही सकते हैं मैम, है ना? मतलब अपर सर्किट पे तो प्रॉफिट तो बुक कर सकते हैं, या हाँ खरीदारी नहीं कर पाएंगे? नई खरीदारी नहीं कर पाएंगे, नई खरीदारी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बायर बैक हो गया है। बट स्टिल मेरे हिसाब से इसमें प्रॉफिट करंट लेवल्स पे या जब भी इसमें अच्छा मैम ये बताइए, अगर इसका सर्किट खुल गया और बहुत लोग, जैसे हमारे पास टिप्पणी आती रहती है कि हम उस आईपीओ पे नहीं लगा पाए थे अब, और लोगों ने एनएसडीएल देख भी लिया कि मतलब जो है एक दिन के बाद दूसरे दिन और तेजी, तीसरे दिन और तेजी, तो क्या यहाँ पर जो लोग खरीदारी करने के लिए पूछ रहे हैं उनको खरीदारी करनी चाहिए या फिर अभी अब ठीक ठाक रैली आ चुकी है, अवॉइड करना चाहिए? देखिए, नई खरीदारी के लिए ये अभी तैयार नहीं हो रहा है। नई खरीदारी का अगर इसमें कोई मौका ढूंढ रहा है तो 100 से 95 के बीच में ढूंढे। तो मोटा मोटी 100 से 95 का लेवल ऐसा होगा जब ये नई खरीदारी के लिए तैयार हो जाएगा। तो अभी नई खरीदारी नहीं करनी है, सिर्फ जो करंट लेवल्स पे पार्शियली प्रॉफिट बुक जरूर करना है, क्योंकि ये वैल्यूएशन वाइज अब 40 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ गया है, जो कि इसके पेयर्स के मुकाबले अभी ये थोड़ा हाई लग रहा है, जो भी पेयर्स बताए गए हैं उसके हिसाब से। तो इसलिए हम पार्शियली प्रॉफिट बुक करने की सलाह करंट लेवल्स पे दे रहे हैं, और नई खरीदारी के लिए 100 के आसपास के जोन पे इसमें मौके तलाशिए।
100 के आसपास मौके तलाशिए, अभी पार्शल प्रॉफिट बुक करने की सलाह है, ये आस्था जी का मानना है। चलिए इस पर हम कोशिश करेंगे, एक छोटी सी रील भी आप लोगों के लिए तैयार कर लें इस कार्यक्रम के बाद। चलिए हर्ष के पास चलते हैं अगले उसके लिए, तब तक दर्शकों के सवाल भी काफ़ी सारे आ रहे हैं, कोशिश करेंगे एक दो सवाल जो है फटाफट आप लोगों के भी ले। हर्ष बताइए जी, ब्लू स्टोन ज्वेलरी की बात कर लेते हैं हम लोग। और लगातार हम लोग बता रहे हैं कि फंडामेंटली अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो कंपनी लॉस मेकिंग है 2011 से यहाँ पर। और यहाँ पर जो है प्रमोटर्स आईपीओ के लिस्टिंग होने के बाद 16% सब हिस्सेदारी रह जाएगी। अगर आप यहाँ पर और भी वर्किंग कैपिटल देखें और तमाम तरह की चीज़ें देखें, नेट कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव है, इन्वेंट्री लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये देखिए प्राइस बैंड 492 से लेकर 570 रुपये के आसपास है, लॉट साइज जो 29 का है, और इसमें इशू साइज जो है टोटल करीब 1,500 करोड़ के आसपास का है, जिसमें फ्रेश इशू जो है 820 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल 720 करोड़ का है। फाइनेंशियल्स को अगर हम लोग एक बार देखें यहाँ पर तो आप देखिए एसेट्स में 2023, 24, 25 में बढ़ोतरी देखने को मिली है। टोटल इनकम जो है इसमें 2024 से 25 से कंपेयर करें तो भी बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की स्थिति देखें तो लगातार कंपनी जो है लॉस मेकिंग, और खासतौर पे 2024 के बाद से 2025 में तो जो लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एबिटा की स्थिति भी यही दर्शाती है, और बोरोइंग जो है कंपनी का लगातार बोरोइंग जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम को हम लोग बताएं, लेकिन उससे पहले एक और फंडामेंटल हम लोग दिखा देते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी भी माइनस में 34%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप देखिए माइनस 3.6%, 67%, डेट टू इक्विटी 0.80, रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखिए माइनस 24%, 25% के आसपास। प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें ये भी नेगेटिव है, और एबिटा मार्जिन जो है 4.13% है। लेकिन अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो कोई बदलाव नहीं है। कल भी 9 रुपये प्रति शेयर का भाव था, आज भी वही स्थिति है। 1.74% की लिस्टिंग गेंस की संभावना, यानी 526 रुपये पर लिस्ट होता हुआ दिख सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ा सा सुस्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या करना चाहिए? मैम आस्था जी से आस्था मैम से पूछते हैं। आस्था मैम, क्या टिप्पणी रहेगी इस आईपीओ को लेकर के? आप की राय क्या है, बुलिश हैं आप या फिर अवॉइड करने की सलाह रहेगी? देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये कंपनी को प्राइमा फेसी हम देखेंगे तो सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव लगेगा, लेकिन ये कंपनी अलग तरह की कंपनी है। ये जो ट्रेडिशनली ज्वेलरी कंपनीज है वैसी नहीं है। ट्रेडिशनली ज्वेलरी कंपनीज में मेन अगर देखें तो कमोडिटी यानी कि गोल्ड का काम ज्यादा होता है, डिजाइनिंग पे एम्फेसिस कम होता है। पर ये कंपनी न्यू एज कंपनी की तरह है जिनमें इनका मेजरली डिजाइनिंग पे एम्फेसिस ज्यादा है। और आप देखिए जो यंगस्टर्स के लिए ये लोग बनाते हैं करते हैं, तो वो डिजाइनिंग पार्ट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कमोडिटी वाला पार्ट काफी कम है। तो इस कंपनी को आप ट्रेडिशनल कंपनीज की तरह ना आकलन करिए। और इसी वजह से अगर आप इसकी प्राइसिंग भी देखेंगे तो आप इसको टाइटन से नहीं, कैरेटलेन से कंपेयर करिए। मैं जो बताना चाह रही हूँ वो यही है कि ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी कंपनीज की तरह इसे ना लिया जाए, तो उस वजह से आपको ये डेफिनेटली लॉस में है। तो हमारी तरफ से इसमें सब्सक्राइब की राय है, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म पर्पज से। इसमें लिस्टिंग गेन की अगर हम बात करें तो उसके लिए यहाँ सब्सक्राइब की राय नहीं है। और लॉन्ग टर्म के मैं आपको रीजंस बताती हूँ। लॉन्ग टर्म में एक तो जिस तरह से मैंने बोला, ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी कंपनीज की तरह आप इसे ना आकलन करिए। दूसरी तरफ नंबर ऑफ स्टोर्स जो इनके बन रहे हैं वो और भी ज्यादा आगे जाते हुए इंक्रीज होने वाले हैं, जिससे कि कंपनी को फायदा होगा। और इनका रिटेल जो बिजनेस है बेसिकली वो ऑनलाइन में भी है। तो ओवरऑल जो मेरे यहाँ पे आकलन निकल के आ रहा है वो मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सब्सक्राइब करने की सलाह दे रही हूँ। लिस्टिंग गेन के दिन इसमें कहा नहीं जा सकता कि लिस्टिंग गेन होंगे कि नहीं होंगे, तो उस हिसाब से ना रख के सिर्फ लॉन्ग टर्म में, क्योंकि FY26 FY27 के जो फाइनेंशियल्स आएंगे हमारे हिसाब से वहां पे फिर थोड़ी बहुत मजबूती मिलने लगेगी। तो सिर्फ लंबी अवधि का नजरिया हो तो लगाइए। और एक और कारण मैं वापस से इसमें एम्फसाइज कर रही हूँ, ये एक ट्रेडिशनल ज्वेलरी कंपनी नहीं है, इसलिए इसका आकलन उस हिसाब से करे भी ना। EV बाय एबिटा मल्टीपल पे हमारी जो कैलकुलेशन हुई है वो FY27 तक की हुई है, उस पे हमको जाके ये थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन उसके लिए अभी लिस्टिंग गेन की यहाँ पे गारंटी नहीं है। तो सिर्फ लंबी अवधि का नजरिया हो तो इसमें लगाइए, नहीं तो इसे फिर रहने दीजिए। लंबी अवधि का नज़रिया है आपका, लंबे समय तक सोच रहे हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिए। विपुल चौड़िया जी का सवाल आया है। गुड आफ्टरनून टू ऑल। जय जनेंद्र आस्था जी कह रहे हैं, और जय जनेंद्र आपको भी कह रहे हैं प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ ऑन मेडिस्टेप हेल्थ केयर IPO। तो ये मेडिस्टेप को लेकर के मैम जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये पहले से जो है या तो यहाँ पर इन्होंने अप्लाई किया होगा या क्या टिप्पणी रहेगी मैम इसको लेकर के? कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? ये 12 अगस्त तक का, अच्छा मेडिस्टेप पे तो अभी डिस्कस करेंगे क्या हर्ष?
नहीं आज तो ठीक है, मेडिस्टेप पे मैम आपको टिप्पणी करना चाहेंगी? ये एसएमई स्पेस का आईपीओ है विपुल जी, मेडिस्टेप, जो 8 अगस्त को खुला और आज ही बंद हो रहा है, आज ही बंद हो रहा है जी। 43 रुपीज का प्राइस है। लेकिन क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, हम लोग भी बैंकर हैं इन सिक्योरिटीज, हम एसएमई के ही आईपीओस लाते हैं, इसलिए रेगुलेटरी तौर पे मैं एसएमई के आईपीओस पे यहाँ पे कोई एनालिसिस नहीं दे सकते। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और आप लोग मतलब कोशिश ये कीजिए कि एसएमई आईपीओ पे सवाल अगर पूछेंगे तो फिर उत्तर नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए इस प्रश्न को अभी हम आगे टालते हैं। लेकिन नेचर लवर कह रहे हैं बिग फैन ऑफ बोनस, ट्रैवल फूड आईपीओ के टाइम से होल्ड किया हुआ है, क्या करना चाहिए? प्लीज़ व्यू दे दीजिए मैम। तो मैम जो है ये ट्रैवल फूड का आईपीओ जो है ये होल्ड कर रहे हैं लंबे समय से, और आईपीओ के टाइम से कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, कोई टिप्पणी रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, देखिए ट्रैवल फूड की बात करें तो 1100, जहां तक मुझे ध्यान आता है 1100 पे ये इशू आया था, अभी भी उसके ऊपर ही चल रहा है, बीच में काफी ऊपर नीचे हुआ, ये थोड़ा सा मुनाफा वसूल करिए। इसमें भी एक ही कारण है मुनाफा वसूल करने का कि कंपेटिटिव इंटेंसिटी हो सकता है थोड़ी सी हायर हो, बट ये बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। जब ये आईपीओ आया था उसके बाद इसका लिस्टिंग बहुत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इसने फिर रफ्तार पकड़ के अपनी आईपीओ प्राइस को भी क्रॉस किया था, जहां तक मुझे ध्यान आता है। तो अभी इसमें मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुनाफा वसूल करना जरूर बनता है ट्रैवल फूड के आईपीओ में। मैम आज जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं स्क्रीन पर अपने दर्शकों को, मतलब हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। देखिए 18% मुनाफा बढ़ा है, आय में 12% की बढ़त, एबिटा 37% बढ़ा, और 8% की तेज़ी आज जो है इंट्राडे में देखने को मिल रही है। बहुत लोग मैम खरीदारी करना भी चाह रहे होंगे करंट लेवल पे, अभी अवॉइड करें फिर थोड़ा सा नीचे आने पे करें। और ये एक आईपीओ ऐसा था कि जब भी ये आया था तब हमने भी इसमें लॉन्ग टर्म सब्सक्राइब की, यहाँ पे एक रेटिंग दी थी, और जहां तक मुझे ध्यान आता है उसके बाद लिस्टिंग तो बहुत अच्छी नहीं हुई, लेकिन बाद में इसने कैचअप किया और आज अब नतीजे भी आए तो काफी अच्छे। कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा था, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड थी, कुछ कंपेटिटिव इंटेंसिटी की वजह से हम इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म में ज्यादा अच्छा मान रहे थे, और नतीजों के हिसाब से भी अच्छा है। तो राय यही रहेगी कि अभी करंट लेवल पे थोड़ा मुनाफा वसूल करिए। 1100 की इशू प्राइस के अगेंस्ट में 1180 चल रहा है, और रिमेनिंग को होल्ड करके चलिए क्योंकि नतीजे यहाँ पे काफी अच्छे हैं। चलिए ठीक है, चलते हैं अब हर्ष के पास। हर्ष बताइए क्या है अगली कंपनी? जी, अगला रीगल रिसोर्सेज आईपीओ की हम लोग बात कर लेते हैं। आज से ये खुल गया है यहाँ पर, और कंपनी के अगर बिजनेस मॉडल की हम लोग बात करें तो बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई ये कंपनी है। खासतौर पे मेज़ प्रोडक्ट, जो मक्का जो होता है उससे जुड़े स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, ना सिर्फ भारत में, दुनिया के बड़े बड़े देशों में ये करती है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो ईस्टर्न इंडिया की दूसरी लार्जेस्ट कंपनी इस बिजनेस के हिसाब से देखा जाए, और साथ ही अगर इसकी मिलिंग कैपेसिटी की बात करें तो 750 टन पर डे के हिसाब से, तो काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है। और आप देखिए आज जो है ये मंगलवार को खुल गया है 12 तारीख को, आईपीओ क्लोज कब हो रहा है? थर्सडे को, बृहस्पतिवार को 14 तारीख को बंद होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें, सोमवार को अलॉटमेंट होगी 18 तारीख को, 18 अगस्त को लिस्टिंग जो है वो वेडनेसडे को 20 अगस्त को होती हुई दिखेगी। इसके अलावा अगर हम लोग आगे यहाँ पे प्राइस बैंड की बात करें तो छोटा प्राइस बैंड है, 96 से लेके 102 रुपये के आसपास का है। लॉट साइज एक लॉट में 144 शेयर्स आएंगे। टोटल इशू साइज जो है वो करीब करीब 306 करोड़ का है, जिसमें 3 करोड़ शेयर्स होंगे। फ्रेश इशू में करीब करीब 2 करोड़ से ज़्यादा, 210 करोड़ के आसपास। ऑफर फॉर सेल में 96 करोड़ के आसपास की स्थिति देखने को मिलेगी। अगर अब इसके हम लोग फाइनेंशियल्स को देखें तो आप देखिए एसेट्स जो है 2023, 24, 25 में लगातार बढ़ते दिख रहे हैं। टोटल इनकम की बात की जाए यहाँ पर तो देखिए 488 करोड़ थे 2023 में, 2024 में 601 करोड़ हुए, और 2025 में 918 करोड़ हो गए, यानी कि करीब करीब 54% के आसपास का जंप रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, देखिए पहले 2023 में ये माइनस था, लॉस मेकिंग, उसके बाद 2024 में 22 करोड़ हुए पॉजिटिव, और 2025 में सीधा 48 करोड़, यानी कि 115% का जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एबिटा की बात करें, एबिटा में बढ़ोतरी है यहाँ पे लगातार, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि बोरोइंग भी लगातार बढ़ रही है, और यहाँ पे एक कंसर्न बोरोइंग का भी बना हुआ है। अगर हम इसके और फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ें तो एक बार देखते हैं यहाँ पे। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कंपनी के पी की अगर हम लोग बात करें तो अभी जो पी है वो करीब करीब 17.5 के आसपास है, जबकि इसकी अगर हम लोग पीएस कंपनी की बात करें, संतार लिमिटेड, वो 36 के आसपास है, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट वो 20 के आसपास है, गुलशन पॉलीलॉब्स की बात करें तो 44 के आसपास है। आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी ये करीब करीब 17% के आसपास है, माफ़ कीजिएगा कुछ यहाँ पे गलती हुई है, 17%। डेट टू इक्विटी देखिए, डेट टू इक्विटी जो है वो कंसर्न बना हुआ है, 2 के आसपास है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20% के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है वो 5%, और एबिटा मार्जिन भी 12.5% के आसपास है। अब यहाँ पर ग्रे मार्केट क्या कह रहा है, यहाँ पे ग्रे मार्केट में क्या स्थिति है वो आपको दिखाए थे। यहाँ पे
23 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 22-22.5% के यहाँ पर लिस्टिंग गेंस होने की संभावना है। 125 पर ये लिस्ट हो सकता है। चलिए तो जो है पूछते हैं आस्था मैम से कि क्या करना चाहिए। इस बीच एक और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रियांक जी भी जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रियांक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो पहले जरा आस्था मैम से ये जान लेते हैं कि अभी क्या करना चाहिए इस IPO में। प्रियांक, आस्था मैम क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, टिप्पणी तो बिल्कुल सब्सक्राइब करने की है, क्योंकि बिल्कुल लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मेज बेस्ड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स इन इंडिया है। और हर्ष ने जितना अच्छे से यहाँ पे फाइनेंशियल्स बताया, और ज्यादा ऑप्टिमिज्म आ रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अक्रॉस जो लाइन ऑफ आइटम्स उसमें बहुत स्ट्रांग है कंपनी की। और इनफैक्ट वैल्यूएशन भी मुझे यहाँ पे काफी अच्छे लगे, क्योंकि 22 के पी मल्टीपल पे ये ला रहे हैं। कुछ एक पेयर्स तो ऐसे हैं कि जो 2 सालों में CAGR नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं, जबकि इन्होंने कंटिन्यूअसली ग्रोथ दिखाई है। तो ये IPO हमें अच्छा लगता है। 1-2 कंसर्न्स हैं जो RHP में दिए गए हैं, लेकिन बस अगर उन्हें ध्यान में ना रखें तो बिल्कुल यहाँ पे सब्सक्राइब करने की राय है। लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों नजरिए से लगाया जा सकता है। ठीक। प्रियांक जी, आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? अगर आप ट्रैक करते हो IPO बाजार को तो कोई टिप्पणी आपकी तरफ से रहेगी क्या? सर, मैं ज्यादा ट्रैक करता नहीं हूँ। आप मुझे एक बार बताएंगे नाम किस IPO की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं देख लेता हूँ। रीगल रिसोर्स IPO। रीगल रिसोर्सेज के नाम से है सर। अगर आप ज़्यादा नहीं ट्रैक करते तो रहने देते हैं। आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए कह दिया ताकि मतलब जो है आपको ऐसा ना लगे कि आप मतलब बैठे हुए हैं। तो अब जो है इस सेगमेंट को अब हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। लेकिन एक जाते जाते एक टिप्पणी मैम कर दीजिए। आप विशाल मेगा मार्ट को लेकर अनवर शेख साहब कह रहे हैं IPO से होल्ड करके बैठे हुए हैं। पार्सली जो है प्रॉफिट उन्होंने बुक किया था, अभी लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या करना चाहिए? क्या टिप्पणी आप देना चाहेंगे इनको जाते जाते? जी बिल्कुल, आपको ध्यान हो विपुल जी, ये एक ऐसा IPO था जहां हमने रेकमेंड किया था, और उस टाइम पे मूड माहौल बहुत अगेंस्ट में था इसके, लेकिन बढ़िया इसमें लिस्टिंग भी हुई और बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी बढ़िया रिटर्न दिया है। पार्शियली प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि ये काउंटर अभी भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। सो पार्शियली प्रॉफिट बुक करने की सलाह। और मैं पार्शियली इसलिए बोलती हूँ क्योंकि देखिए, मार्केट के मूड माहौल का पता नहीं है, तो ऐसा ना हो कि हमारी कैपिटल नहीं लूज हो जाए, इसलिए पूरा मुनाफा ना वसूल करते हुए थोड़ा कर लीजिए ताकि कैपिटल एटलीस्ट सेव रहे। तो वही लॉजिक के साथ बोलती हूँ, पार्शियली मुनाफा जरूर वसूल करिए। ठीक है, पार्शियली मुनाफा जरूर बुक करें। और अब मैम जो है जाते जाते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जी, आज जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, मेरी तो कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हो सकता है कि हमारे क्लाइंट्स को हमने इनमें रिकमेंडेशन दिए हो। और विपुल जी, धन्यवाद बुलाने के लिए। अरे मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। और बहुत सारे लोगों की जो टिप्पणियां हैं, जो सवाल हैं, वो दर्शक बने रहें, क्योंकि अब आस्था मैम जरूर जा रही है, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि प्रियांक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस सेगमेंट में फिलहाल के लिए इतना ही।